Hello friends and welcome to our channel Express Nursing and today's lecture is on coronavirus and जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इस लेक्चर के अंदर हम कोरोना वायरस के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्टैट्स को पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस को पढ़ेंगे, साइन और सिम्टम्स और प्रिवेंशन भी जानेंगे। तो सम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसके बेस में जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, वो है व्हाट इज़ कोरोना वायरस, सम रेगुलर क्वेश्चंस अबाउट वायरस, व्हाट इज़ द स्टैट्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग WHO, व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस, व्हाट इज़ अ कोरोना वायरस साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट इज़ बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरसेस। इजी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हमने इसको थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा अबाउट कोविड-19 है, जिसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दी है कि क्या होता है कोरोना वायरस और क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या रिलेटेड फैक्ट्स हैं। सेकंड है स्टेटस अबाउट कोविड-19, तो इसके अंदर हम देखेंगे अभी तक के टिल स्टैट्स और कैसे मेज़र किया है हम लोगों ने इसको। फिर थर्ड के अंदर हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। फोर्थ में प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में। प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ कोरोना वायरस? So coronavirus is also known as COVID-19, we all know. COVID-19 is an infectious disease caused by the recently found virus known as SARS-CoV-2. Actually ये जो नाम है SARS-CoV-2 ये चाइना के अंदर दिया गया है, उस वुहान शहर के अंदर जहाँ से ये आउटब्रेक हुआ था। तो ये वहाँ का नाम है इसका SARS-CoV-2। तो ये आउटब्रेक वुहान चाइना के अंदर हुआ था दिसंबर 19 के अंदर, इसलिए इसको कोविड-19। अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ें कोरोना वायरस की, तो ये बहुत ओल्डेस्ट वायरस है और ये इसके एंसेस्टर्स बहुत पुराने हैं 19th सेंचुरी BC के। और अगर हम इनके बेस में बात करें तो इनके 4 टाइप तो पहले ही आ चुके हैं 19th सेंचुरी के अंदर, जैसे बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और अल्फ़ा। ये सारे इसके जनरेशन हैं, पास्ट जनरेशन जो 19th सेंचुरीज़ में आ गए। और अब जो ये जनरेशन आया है ये उनसे डेवलप्ड हो के आया है। अगर हम कोरोना वायरस के नाम को समझना चाहें तो हमें इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन लाइक होता है, क्राउन की तरह होता है, इस वजह से उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। अब क्या है, थोड़ा सा अगर आगे हम पढ़ें इस चीज़ के लिए, तो ये क्या है, एक जूनोटिक टाइप का वायरस है। अब जूनोटिक टाइप का वायरस क्या है, अगर इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझें तो जूनोटिक वायरस क्या होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो एनिमल से हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। तो अगर ये जूनोटिक वायरस है तो ये वायरस भी स्प्रेड हुआ है एनिमल्स की वजह से। और आप लोगों ने बहुत चीज़ें सुनी होंगी इसके बारे में कि कैसे लोगों ने वहाँ चाइना के अंदर, कुछ ने बोला है कि बैट की वजह से फैला, कुछ ने स्नेक की वजह से बोला कि चाइना में स्नेक खाया गया या बैट खाई गई, उसकी वजह से ये वायरस फैला। हाँ, तो ये ज़रूर मानते हैं हम कि ये एनिमल की वजह से फैला, मगर ये ज़रूरी नहीं कि ये बैट या स्नेक की वजह से फैला हो। अब हम इसके स्टैट्स पे आते हैं, और अगर हम इंडिया के स्टैट्स की बात करें तो आज तक मई 2020 तक 42,533 प्लस केसेस कंफर्म्ड हो चुके हैं अभी तक इंडिया के अंदर, और जो डेथ हैं वो 1,373 प्लस। एंड जो रिपोर्टेड केसेस हैं
हाईएस्ट नंबर एशिया के वो 535807 अब तक के स्टेट्स के हिसाब से ये बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल गया है, मीन्स 35 से अबव कंट्रीज़ के अंदर, और इसकी वजह से इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। प्लस अब ये बहुत बड़ा काउंट है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि इतनी सारे केसेस और डेथ इतनी, एक्चुअली में किसी भी बीमारी के बारे में हम उसकी केस फर्टिलिटी रेट को देख के उस बीमारी के पर्सन्स को मारने की एबिलिटी को देखते हैं, और कोरोना वायरस की ये एबिलिटी 9.5 है अभी तक। इसका मतलब ये है कि इसको अगर एग्जाम्पल से हम देखें तो अगर 100 लोगों को ये वायरस ने इफ़ेक्ट किया है तो 9 से 10 लोगों के आसपास की डेथ हो सकती है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं तो सबसे पहले ये कैसे एंटर हो सकता है बॉडी में। आप लोगों ने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा होगा या सर्दी जुकाम के बारे में सुना होगा। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है जो सीक्रेशन हमारी बॉडी से या मतलब इन्फेक्टेड बॉडी से निकल के एक हेल्दी बॉडी को इफ़ेक्ट करे, और ये सीक्रेशन को इंसर्ट होने का रास्ता माउथ, नोज़ या आइए हम आगे पैथोजेनेसिस पे आते हैं इसकी। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस को देखें तो मान लीजिए एक एजेंट है और या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने स्नीज़ किया और उस स्नीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन था, जो उसके जो स्नीज़ के करने की वजह से जो उसके छींटे उड़े, वो मान लीजिए किसी हेल्दी बॉडी की रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ गए या किसी सेकंड पर्सन की जो हेल्दी था उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए, तो क्या होगा? अगर वो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए तो एक सीलेटेड एपिथेलियम एक हमारे बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट होता है जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और जहाँ पे अनवांटेड पार्टिकल्स आके रोकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ताकि वो हमारी बॉडी में ना पहुँच सके। तो अगर ये जो स्नीजिंग के जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं ये जाके वहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम में जाके रुक गए, तो ये क्या करेंगे? अब वहाँ रुक गए हैं तो वहाँ की जो उसकी सीलेटेड एपिथेलियम के जो आसपास की जो वॉल्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, उसको ख़राब करेंगे, और ख़राब करते करते वो जो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर वो वहाँ की ब्लड वेसल्स तक पहुँच गए तो फिर वो ब्लड वेसल्स की वॉल को डिस्ट्रक्ट करेंगे और ब्लड के अंदर इंक्लूड होंगे। अगर वो ब्लड के अंदर इंक्लूड होंगे तो ब्लड क्या है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, और वो कहाँ तक पहुँचेंगे? ऑर्गन्स तक। और अगर वो ऑर्गन्स तक पहुँचे तो इसका कॉज क्या होगा? ऑर्गन फेलियर। और ऑर्गन फेलियर का मीन्स ये हुआ कि अगर आपका ऑर्गन फेल हो गया, अगर आपका और हार्ट तक पहुँच गया, अगर आपकी किडनी तक पहुँच गया, अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुँच गया और ये ऑर्गन्स आपके फेल हो गए, तो आपकी क्या कॉज होगी? डेथ। ओके, चलो हम थोड़ा सा इजी वे में और इसको समझें तो अगर ये ब्लड वेसल्स में गया तो जैसे कि ब्लड के अंदर ये रोटेट होता हुआ हार्ट तक पहुंचा तो हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे। अगर ये किडनी तक गया तो ये किडनी फेलियर का कॉज हो जाएगा। अब बात करें इसकी डेथ की, तो मैं आपको सीधे वर्ड्स के अंदर कहूँ या सीधे सेंटेंस में कहूँ तो कोरोना वायरस का पेशेंट कभी भी निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इन सारी चीज़ों से नहीं मरता। उसकी डेथ होती है मेनली ऑर्गन फेलियर से। नाउ वी बिगिन विथ द कोविड-19 सिम्टम्स। जब हम कोविड-19 के सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो हाई फीवर होता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 99 से 97.8 से ऊपर है और आप 101 के आसपास जा रहे हैं तो प्लीज़ आप, या उससे ऊपर जा रहे हैं तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाएं और अपना चेकअप कराएं। सबसे पहला सिम्टम इसका हाई फीवर ही होता है। उसके बाद आता है टायर्डनेस, थकावटनेस, मैलेजिया, जो हमारी बॉडी के अंदर थकान हो रही है। जैसे हम पूरे दिन पर वर्क करते हैं और उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर थकावट आती है
नींद सी आती है, थकान हो जाती है। थर्ड वन ड्राई कफ, सूखी खांसी आती है, गले के अंदर दर्द होता है, चुभन होती है गले के अंदर, और खांसने पे कफ नहीं आता है, म्यूकस नहीं आता है। अब थोड़ा सा हम इसको इजी वे में इन्फोग्राफिक से समझेंगे तो टायर्डनेस की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी फील अनकम्फर्टेबल, एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर और बहुत लो फील होता है। हाई फीवर की वजह से क्या होता है, बॉडी एच होता है, हेडेक होता है, और फीवर की वजह से बॉडी रिलेट नहीं करती। ड्राई कफ क्या होता है, कांस्टेंट कफ विदाउट एक्सपेलिंग एनी म्यूकस, खांसते रहते हैं, कुछ चुभन सी रहती है, मैंने जैसे बताया था आपको, मगर कफ नहीं आता। और इस वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी होने लग जाती है थोड़े समय के बाद ब्रीथिंग के अंदर, जैसे ही ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। सो व्हाट टू डू इफ़ यू हैव अ सिम्टम्स। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये करना है, यू हैव सिम्टम्स और हैव बीन इन अ इन्फेक्टेड एरिया। अगर आप इन्फेक्टेड एरिया के अंदर हैं तो आप एक जो डेजिग्नेटेड फ़ोन नंबर होता है आपके रीजन के अंदर, उस पर कॉल कीजिए और बताइए। अगर आप, सबसे बेस्ट है आप अपने घर पे बैठ के, आजकल इंडिया के अंदर तो ऐप बन गई है, वहाँ से आप होम टेस्ट दीजिए फ़ोन पे बैठ के, और बताइए, गवर्नमेंट को बताइए अपनी बॉडी के बारे में, जो भी आपकी बॉडी रिलेट कर रही है। जैसे मान लीजिए फीवर आ रहा है, कफ टेस्ट दे के आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिज़ल्ट का वेट करना है। आपको इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। तो सरकार की हेल्प करनी है कि उनको टाइम मिले प्रॉपर, ताकि वो अपने जो आपने ब्लड दिया है उसकी जांच को सही और अच्छे ढंग से कर सकें। और प्लीज़, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं इस बारे में कि लोग भाग रहे हैं और घर अपने अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली को बचाना सिर्फ आपके हाथों में है। और लास्ट वन, जो भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको प्रॉपर ढंग से मानिए और ढंग से उनको समझिए, क्योंकि यही आपको आपके सिम्टम्स को कम कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम प्रिवेंशंस और मेजर्स पे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी है या बताया है कि भैया कि एंटीबायोटिक खाएंगे तो हम सही हो सकते हैं इस बीमारी से। ये बहुत गलत मिथ है और प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना फैलाइए, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बेस की डिजीज़ है। एंटीबायोटिक, सिंगल एंटीबायोटिक कुछ फ़ायदा नहीं करेगी आपको, क्योंकि एंटीबायोटिक आप लोगे, बुखार खांसी के हो रही है आपको, आपने ले ली, थोड़ी देर के लिए आपको वो आराम दे देगी, मगर मैंने जैसे कि कहा आपको, अगर ये आपकी ब्लड के अंदर पहुंच गया तो ये क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स के अंदर जाएगा और आपके ऑर्गन्स के अंदर जाके ये क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा। उसका कंडीशन क्या हो सकती है, आपके ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। मैं इसलिए ही बार बार कह रहा हूँ कि ये सिम्टोमेटिक डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स अगर मान लो जैसे आपको ये इफ़ेक्ट कर दिया हार्ट में, तो इसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, तो आपको हार्ट की तो गोलियाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आपको लंग्स की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या रेस्पिरेटरी की दिक्कत हो रही है, तो आपको रेस्पिरेटरी गोली लेनी पड़ेंगी, और वो सिर्फ आपको डॉक्टर ही बता सकता है। सिर्फ एंटीबायोटिक से आप इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अगर आपको ये डिज़ीज़ नहीं फैलानी है और अपने देश को वापस उसी जगह पे पहुंचाना है जहाँ पे हम लोग पहले थे, तो हम लोगों को कुछ बहुत अहम बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज़ रखेंगे हाथ को अल्कोहल बेस्ड चीज़ों से, सोप से और वाटर से बहुत अच्छे से धोएंगे। सेकंड वन, डिस्टेंस रखेंगे। अगर हमको भी कफ और स्नीजिंग है तो हम अगले बंदों से जो हमारे साथ हैं या हमारे पास रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम उनसे 1 मीटर का गैप रखेंगे। हम हमारे चेहरे को, आइज़ को, नोज़ को, हमारी आदत होती है छूना, तो हम थोड़ा सा उसको इस समय अवॉइड करें। फोर्थ वन, मास्क लगाएं, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। आपको पता है ये इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है, और ये किसी ने भी आपके मुंह पे आके छींक दिया या आपको खांस दिया तो ये आपको हो सकता है। तो प्लीज़ कवर कीजिए अपनी नोज़ को, अपने माउथ को।
फिफ्थ वन, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाई फीवर है, तो प्लीज़ कांटेक्ट योर डॉक्टर, प्लीज़ कांटेक्ट योर लोकल गवर्नेंस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब आप प्रोटेक्ट रहेंगे तभी आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। और सबसे लास्ट, फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ नेशनल लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़। जो आपके आसपास की लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं और जो आपके हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनकी प्लीज़ अथॉरिटी को, उनके डायरेक्शंस को, उनको समझें और उनको मदद करें इस वायरस से लड़ने के अंदर। प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर अ पीपल दैट आर इन अ विजिटिंग इन्फेक्टेड एरिया, जो विज़िट करते हैं इन्फेक्शन एरिया में, जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स वगैरह, तो उनके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट है और थैंक्स है जो आप लोग हमारे लिए वहाँ पे फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। तो मैं सारे नर्सेज़ को, सारे डॉक्टर्स को थैंक्स बोलूँगा इस चीज़ के लिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा आप लोगों को भी कुछ है, हेड स्लाइड फीवर या रनिंग नोज, तो आप प्लीज़ अपने घर के ऊपर रुकिए। सेकंड वन, इफ़ यू नीड टू गो आउट, तो आप प्लीज़ मास्क पहनिए, इस इन्फेक्शन को पड़ने से रोकें। थर्ड वन, इफ़ यू हैव अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको भी अगर डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के अंदर और कफ, फीवर, सीक टू द मेडिकल एडवाइज़र प्लीज़ एज पॉसिबल एज यू कैन। और फोर्थ वन, प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए अगर आप कहीं भी रिसेंट ट्रैवल करके आए हैं, और स्पेशल अगर आप कोई भी कंडीशन में आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट में, ताकि आप कुछ समय के लिए क्वारंटाइन हो सकें। हाउ टू यूज़ मास्क। मास्क क्योंकि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे हम इसको पहनें। तो हम अगर मास्क को पहनते हैं तो सबसे पहले हम लोग हमारे हैंड वॉश करें। मास्क को बिल्कुल प्रेस करके फेस के ऊपर बांधें, वो टाइट होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए कहीं से भी। थर्ड वन, बार बार मास्क को टच ना करें, एक बार पहन लिया छोड़ दें उसको। फोर्थ वन, रिप्लेस करें मास्क को अगर वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, या डिस्पोज करें उसको। और लास्ट वन, मास्क को पीछे की तरफ से हटाएं, आगे की तरफ से नहीं, क्योंकि अगर आप आगे से उठाएंगे तो आप सारा इन्फेक्शन अपने हाथों के अंदर लेंगे। तो जहाँ से मास्क आपने बांध रखा है वहाँ से आप इसको खींचें पकड़ के, या फिर हटाएं वहाँ से और मास्क को डिस्पोज करें। थैंक यू।